हेलो नमस्कार दोस्तों, एसके ग्लोबल क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग मिशन एसटीईटी के तहत एसटीईटी 2024 के तहत संपूर्ण सब्जेक्ट की तैयारी की शुरुआत करेंगे। तो आप लोग की परीक्षा जो है दोस्तों, जैसा कि आप लोग का नोटिफिकेशन आ गया है, जिसमें आप लोग 14 दिसंबर 2023 से लेकर 2 जनवरी 2024 तक आप लोग अपने फॉर्म को भर सकते हैं। तो दोस्तों, इसकी परीक्षा की जो तिथि है वो भी साथ साथ घोषित कर दी गई है, जो कि आप लोग को मार्च में 1 मार्च से लेकर 24 मार्च 2024 के बीच में आयोजित होने वाली है। तो बहुत ज्यादा एस टी ई टी 2024 के लिए समय आप लोग के लिए बचा नहीं है। जो लोग अगर तैयारी शुरुआत से करना चाहते हैं, जो लोग नए हैं, तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोग उसी को ध्यान में रखते हुए स्टेट की प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे, जिसमें आज हम लोग पेडागोगी एंड स्किल के महत्वपूर्ण 35 प्रश्नों को शानदार तरीके से देखेंगे, जो कि आपके परीक्षा में ये 35 मार्क्स जो है काफी महत्वपूर्ण। इसमें 50 मार्क्स पूछे जाते हैं। इस सेक्शन से 50 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें 35 आप लोग के स्किल से क्वेश्चन और आप बाकी रीजनिंग से, कुछ मैथ से और कुछ ऐसे करके आप लोग को 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है। तो आप लोग की परीक्षा की अगर संपूर्ण तैयारी अगर हमारे चैनल के माध्यम से आप लोग करना चाहते हैं, तो दोस्तों हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप लोग की बहुत ही शानदार तरीके से इस चैनल की तैयारी स्टेट मिशन स्टेट 2024 के तहत कराई जाएगी। तो चलिए हम लोग पहले प्रश्न को देखेंगे। आज के पेडागोगी एंड स्किल के जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं एसटीईटी, ये मैं लिख दे रहा हूँ। ये एसटीईटी 2019 में ये प्रश्न पूछे गए हैं आपको। तो चलिए पहले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। पहला प्रश्न देखिए, प्रीवियस ईयर के प्रश्न देख लेने से हो ये जाता है दोस्तों कि आप लोग को एक समझ में आ जाता है कि कहाँ से कैसे प्रश्न जो है पूछे जाते हैं और किस टाइप के प्रश्न आप लोग को बार बार पूछे जा रहे हैं। तो चलिए पहले प्रश्न को देखिए। पहला प्रश्न है कि बच्चे अपने वातावरण के साथ संबंध बनाते हुए अपनी समझ का विकास कर लेते हैं, किसने कहा? ये प्रश्न आप लोगों को कि बच्चे अपने वातावरण के साथ संबंध बनाते हुए अपनी समझ का विकास कर लेते हैं, किसने कहा है? ऑप्शन आप लोग के पास है स्किनर, गिलफोर्ड, पियाजो और वर्ड। तो ये चार ऑप्शन आप लोग के सामने है इस प्रश्न के लिए, और आप लोग को जवाब मेरे साथ साथ ही आप लोग कमेंट बॉक्स में भी जवाब देते चलिए। और दोस्तों बहुत ही शानदार आप लोग के लिए रेगुलर मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग की सभी क्लासेस जो है हमारे चैनल के माध्यम से आप लोग को मिलती रहे। और आप लोग, मैं आशा करता हूं कि आप लोग अपना फॉर्म जो है वो भर लिए होंगे अच्छे से। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कि क्या होगा। मेरे साथ साथ ही आप लोग उत्तर देते चलिए, और अंत में जरूर बताइए कि आज जो 35 क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, इसमें से आप लोग का कितना सही हो रहा है, ये जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर जो हो जाएगा दोस्तों, ये पियाजो का कथन है, ठीक है ना? ये पियाजो के द्वारा कथन कहा गया है। ठीक है। आप लोग ग जो है इसका आंसर जो है बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न दूसरा नंबर है कि व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण होते हैं, क्या होते हैं दोस्तों? व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण होते हैं, क्या कारण होते हैं? अनुवांशिकी एक का ऑप्शन में है, ख में सामाजिक और आर्थिक स्थिति, ग में संवेगात्मक एवं व्यक्तिगत, डी यानी कि घ वातावरण एवं आनुवंशिकी। ठीक है। तो ये जितने भी प्रश्न आप लोग देख रहे हैं एकदम बिल्कुल ओरिजिनल आप लोग का एसटीईटी की जो 2019 की परीक्षा में प्रश्न पूछे गए थे, वही प्रश्नों को आप लोग देख रहे हैं। तो अगर कुछ दोस्त को अगर न विश्वास हो तो आप लोग अपने मिला लीजिएगा कि ये क्वेश्चन सही है कि नहीं। बिल्कुल आप लोग को यही क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आप लोग को ऑथेंटिक जो है जानकारी बिल्कुल दी जाती है। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर जो है आप लोग बताइए कि क्या हो जाएगा। व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण होते हैं। तो दोस्त ये ऑप्शन जो हो जाएगा वातावरण एवं आनुवंशिकी जो हो जाएगा, इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वातावरण एवं आनुवंशिकी जो हो जाएगा, इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न तीसरा नंबर है कि शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता है। ऑप्शन क है पाठ्यक्रम के चयन में, ख उपलब्धि स्तर को बनाए रखने में, ग अनुशासनहीनता को रोकने में, घ उपयुक्त सभी। इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन इसके लिए सही हो जाएगा, आप लोग को बताना है। आप लोग साथ साथ एकदम, मैं आशा करता हूं कि आप लोग साथ साथ मेरे साथ साथ कमेंट बॉक्स में आंसर देते चलिएगा। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा ये उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है ना? यानी कि शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता, ये तीनों जो ऑप्शन ऊपर दिए गए हैं, पाठ्यक्रम के चयन में, उपलब्धि स्तर को बनाए रखने में,
अनुशासनहीनता को रोकने में, ये तीनों जो है ये सही है, ठीक है ना। यानी कि उपयुक्त सभी जो हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न 4 है कि भारत में दूरस्थ शिक्षा का संचालन किया जाता है। भारत में जो दूरस्थ शिक्षा का संचालन किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन है आपको, क राष्ट्रीय विद्यालयों द्वारा, ख मुक्त विश्वविद्यालयों द्वारा, ग उपयुक्त दोनों, घ उपयुक्त में से कोई नहीं। इन चार ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन जो हो जाएगा आपको सही हो जाएगा इसके लिए? तो जो दोस्तों ये ऑप्शन ग जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि राष्ट्रीय विद्यालयों द्वारा भी होता है और मुक्त विश्वविद्यालयों द्वारा भी होता है। तो ग जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न 5वां नंबर प्रश्न है कि पाठचर्या विकास के सिद्धांत है। ऑप्शन क है कि जीवन से संबंधित होने का, ख उपयोगिता का, ग विविधता और लचीलेपन का, घ उपयुक्त सभी। इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन जो हो जाएगा आपको ये पाठचर्या विकास के लिए सिद्धांत है इसके लिए सही हो जाएगा? तो दोस्तों पाठचर्या विकास के लिए जीवन से संबंधित होने का भी है, उपयोगिता का भी होगा, विविधता और लचीलेपन का भी होगा। यानी कि इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा ये उपयुक्त सभी जो हो जाएगा, ठीक है, उपयुक्त सभी जो हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न 6 नंबर है, यानी कि छठा नंबर आज का प्रश्न है। ये आप लोग एसटीईटी की प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को देख रहे हैं, जो कि आपकी अगली परीक्षा यानी कि एसटीईटी की परीक्षा जो 2024 में मार्च में होने वाली है, उस सब के लिए बिल्कुल महत्वपूर्ण है। और आप लोग को लगातार अपने चैनल पर आप लोग को प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन कराऊंगा, और आप लोग के एसएसटी के जितने भी आप लोग वाले हैं, एसएसटी वाले हैं, उन लोगों का भी आप लोग के लिए रेगुलर क्लासेस जो है लगभग हमारे चैनल पर आते रहेगी। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए कि किस किस सब्जेक्ट की क्लासेज आप लोग को रेगुलर चाहिए और हमसे क्या हेल्प चाहिए आपकी परीक्षा के दृष्टि से, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ठीक है। और आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिए, इसलिए मैं कहता हूं कि हमारे चैनल पर आप लोग देखिए करंट अफेयर की महत्वपूर्ण तैयारी की जाती है, रीजनिंग की भी तैयारी कराई जाती है, मैथ की भी तैयारी कराई जाती है, और आप लोग के लिए चाइल्ड एंड पेडागोगी सेक्शन से भी हमारे हमारे चैनल पर 3-4 वीडियो उपलब्ध है, ठीक है। लेकिन ये अब लगातार चलेगा, तो आप लोग देख लीजिए हमारे चैनल पर बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो का संग्रह है, ठीक है ना। जीके जीएस कह लीजिए, करंट अफेयर कह लीजिए, तो सबका आप लोग को वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है। आप लोग देखिए कि कितने शानदार तरीके से इन चीजों को बताया गया है, और आगे भी बताया जाएगा इसी तरह आप लोग को मिशन एसटीईटी 2024 के तहत। तो बहरहाल इस प्रश्न पर आइए कि एजुकेशन शब्द किस भाषा से लिया गया है, इस चीज को बताना है आप लोगों को। तो एजुकेशन शब्द ऑप्शन है क लैटिन भाषा, घ ख ग्रीक भाषा, ग स्पेनिश, भ जापानी। ये जितने क ख ग घ लिखा गया है आप लोग को जो पूछे गए थे, जैसे प्रश्न पूछे गए थे वैसे ही मैं आप लोग को एकदम समक्ष लेकर आ गया हूँ। तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही हो जाएगा दोस्तों, एजुकेशन जो हो जाएगा ये लैटिन भाषा का शब्द है, ठीक है ना, ये लैटिन भाषा से लिया गया शब्द है। तो क जो हो जाएगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न 7 नंबर है कि शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक और सामंजस्यपूर्ण और प्रगतिशील विकास है। कथन है, ये किसका कथन है? ऑप्शन है आप लोग के पास क्रिस्टोलॉजी, कांट, विवेकानंद, घ टैगोर। ये चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो दोस्तों जब पेस्टालॉजी का आप लोग सिद्धांत पढ़िएगा, उनका अपना एक थीसिस दिया गया है, आप लोग सिद्धांत पढ़िएगा तो ये चीजें सबसे पहले ही पाइएगा कि शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक और सामंजस्यपूर्ण प्रगतिशील विकास है। तो ये ऑप्शन क जो हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। दोस्तों देखिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मैं बार बार इसलिए कर रहा हूँ कि आप लोग अगर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कर लेते हैं तो देखिए बिहार की जितनी भी परीक्षाएं हैं उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बार बार रिपीट किए जाते हैं, और आप लोग को बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड का हाल तो आप लोग जानते ही हैं कि लगभग प्रश्नों को रिपीट करते हैं। जैसा कि इस बार बीपीएससी ट्री में भी बहुत क्वेश्चन जो है आप लोग को रिपीट किए गए हैं। जो दोस्त बीपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे वो बखूबी से जानते होंगे कि कितने प्रश्नों को रिपीट किया गया है, ठीक है। तो चलिए इसी को देखते हुए चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न 8वां नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन शिक्षा के कार्यक्रम से नहीं जुड़ा है? निम्नलिखित में से कौन शिक्षा के कार्यक्रम से नहीं जुड़ा हुआ है? इस प्रश्न का उत्तर बताना है आप लोगों को। ऑप्शन है निरक्षरता का उन्मूलन, शिक्षा का बाजारीकरण, ग सतत शिक्षा, घ शिक्षा का सार्वभौमिकरण। तो शिक्षा के कार्यक्रम से कौन नहीं जुड़ा हुआ है दोस्तों? तो ये जो शिक्षा का आजकल बाजारीकरण हो गया है,
दोस्तों ये शिक्षा के कार्यक्रम से नहीं जुड़ा हुआ है, बाकी ये सभी शिक्षा के कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। निरक्षरता का उन्मूलन यानी कि सभी को साक्षर बनाना है, सतत शिक्षा भी देना है, शिक्षा का सार्वभौमिकरण भी करना है, ठीक है ना। तो ये तीनों ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, लेकिन ये जो शिक्षा के कार्यक्रम से ये जुड़ा हुआ नहीं है। शिक्षा का बाजारीकरण, ये शिक्षा का बाजारीकरण होने से ही दोस्तों आप लोगों को शिक्षा का कम ध्यान, लेकिन मतलब इतना हेवी हेवी पैसा लिया जा रहा है, बहुत ज्यादा पैसा लेकर तैयारी, किसी भी कोर्सेज की तैयारी कराई जाती है, जो कि कई लोग सक्षम नहीं होते हैं उतने देने के लिए। तो यही आप लोग को शिक्षा का बाजारीकरण चीजों को कहा जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9 है आप लोग को कि आदर्शवादी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। आदर्शवादी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए, आप लोग खुद बताइए। आत्मबुद्धि और शारीरिक विकास, अंतर्दृष्टि का सृजन, व्यवहारिक होना, ये चार ऑप्शन आप लोग के पास है। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो आदर्शवादी शिक्षा का दोस्तों जो मुख्य उद्देश्य होता है, ये होता है आत्मानुभूति होता है, ठीक है ना, आत्मानुभूति होता है। तो ये ऑप्शन जो हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न 10वां नंबर प्रश्न है। देखिए ये तो जीके में भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये बहुत बार क्वेश्चन, ये चाहे एसएससी कह लीजिए, बैंक कह लीजिए, रेलवे कह लीजिए, आप लोग की जितनी परीक्षाएं हैं, मैं बीपीएससी, यूपी, पीएससी, आप लोग को कौन सा परीक्षा ऐसा गिनाऊं जिसमें ये प्रश्न नहीं पूछा गया है और पूछा जाता है बार बार कि माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ जो लिखी गई है, ये एक रचना है दोस्तों, ये किसके द्वारा लिखा गया है, ठीक है। ये माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ किसके द्वारा रचित ये रचना है, इस चीज को बताइए आप लोग। ऑप्शन है अरविंदो, ख महात्मा गांधी, ग टैगोर, घ विवेकानंद। तो ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर जो हो जाएगा ये महात्मा गांधी हो जाएगा, ठीक है ना, ये महात्मा गांधी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि शिक्षा के लोकतांत्रिक स्वरूप में कौन सा मूल्य अनिवार्य समझा जाता है? शिक्षा के लोकतांत्रिक स्वरूप में कौन सा मूल्य अनिवार्य समझा जाता है? ऑप्शन है जीवन की गुणवत्ता, ख मानव गरिमा, भावात्मक समाकलन, उपयुक्त सभी। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो दोस्तों शिक्षा के लोकतांत्रिक स्वरूप की अगर बात की जाए तो ये तीनों सही है, यानी कि जीवन की गुणवत्ता भी, मानव गरिमा भी, भावात्मक समाकलन भी, यानी कि इस प्रश्न का जो आंसर सही जो हो जाएगा ये सही हो जाएगा। उपयुक्त सभी जो हो जाएगा ये इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न नंबर 12 है कि प्रकृति की ओर लौटो किसके शब्द हैं? ये प्रकृति की ओर लौटो किसके शब्द हैं? ऑप्शन है आप लोग के पास आदर्शवादी, प्रकृतिवादी, प्रयोजनवादी, यथार्थवादी। ये किसके शब्द हो जाएंगे दोस्तों, आप लोग को इसको बताइए। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा आप लोगों को, इस प्रश्न का उत्तर जो हो जाएगा आप लोगों को, ये देखिए, ये जो दोस्त ये प्राकृतिकवादी जो समझ रहे हैं वो बिल्कुल सही समझ रहे हैं। जो लोग 12 का ख लगा रहे हैं वो बिल्कुल सही लगा रहे हैं इस प्रश्न का उत्तर, ठीक है। अगर कभी प्रश्न ये पूछ दे कि प्रकृति की ओर लौटो जो है ये किसके द्वारा कहा गया है, प्रकृति की ओर लौटो वो किसका कथन है? तो दोस्तों यह जो है रूसो के द्वारा कहा गया है कथन है, ठीक है ना। ये रूसो के द्वारा, मैं अच्छे से लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ये रूसो के द्वारा ये कहा गया नारा है, ठीक है ना। तो इन चीजों को आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा, जो एक्स्ट्रा फैक्ट कहीं कहीं मैं बता रहा हूँ इन चीजों को भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है आप लोगों को कि समाज का क्या अर्थ है? ऑप्शन है सामाजिक संबंधों का जाल, ख लोगों का समूह, ग सामान्य लोग, घ राष्ट्र। समाज का क्या अर्थ होता है, इस प्रश्न का उत्तर आप लोग को बताना है। तो इस प्रश्न का जो दोस्त उत्तर क लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि सामाजिक संबंधों का जाल जो है यही समाज का अर्थ होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि शिक्षा में तकनीकी का अधिक छात्रों पर प्रभाव पड़ेगा। शिक्षा में तकनीकी का अधिक छात्रों पर प्रभाव पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा भाई, इसका बताइए। ऑप्शन है आप लोग को विद्यार्थियों में पृथकीकरण, समाज का आधुनिकरण में, सांस्कृतिक हमला, अधिगम स्तर में वृद्धि में। इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो शिक्षा में तकनीकी का अधिक छात्रों पर जो प्रभाव पड़ेगा वो दोस्तों ये अधिगम स्तर में वृद्धि पर प्रभाव पड़ेगा, ठीक है ना, ये अधिगम स्तर में वृद्धि पर प्रभाव पड़ेगा। तो जो दोस्त कमेंट बॉक्स में घ लिख रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है, वो अपना काउंट करते चलें कि कितना आप सही करते चल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि शिक्षकों के लिए शिक्षा समाज शास्त्र का अध्ययन महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये क्यों महत्वपूर्ण है दोस्तों? ऑप्शन है आप लोग के पास शिक्षा सामाजिक विकास के लिए अति आवश्यक है,
शिक्षा प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है। ग, शिक्षा सामाजिक परिस्थितियों से प्रभावित होती है। घ, व्यक्ति और समाज एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो शिक्षकों के लिए समाज शास्त्र का अध्ययन महत्वपूर्ण क्यों है, ये आप लोग को बताना है। तो दोस्तों इसमें इसमें ये जो ऑप्शन आप लोग को दिख रहा है, यानी कि व्यक्ति और समाज एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। भाई शिक्षक भी एक व्यक्ति है और वो समाज से जुड़ा हुआ है। तो शिक्षकों के लिए शिक्षा समाज शास्त्र का अध्ययन इसीलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि वो लोग व्यक्ति और समाज दोनों से जुड़े होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इसलिए ये ऑप्शन जो हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 16 नंबर है कि स्कूल को एक लघु समाज क्यों माना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों, ये हमको तो लगता है कि कई बार रिपीट भी किया हुआ है, ठीक है ना, कि स्कूल को एक लघु समाज क्यों माना जाता है। ऑप्शन है स्कूलवासी समाज से आते हैं। ख, स्कूल बच्चों का आयु स्तर कम होता है। ग, स्कूल बच्चे समाज में वयस्क सदस्यों के रूप में विकसित होते हैं। घ, स्कूल समाज द्वारा स्थापित है। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही। तो दोस्तों ये ऑप्शन ग जो है, यानी कि स्कूल बच्चे समाज में वयस्क सदस्यों के रूप में विकसित करते हैं, ठीक है ना। इन चारों ऑप्शनों में से ये जो ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 17 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय लोकतंत्र की सफलता हेतु सबसे अधिक महत्व का है। भारत में जो लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है दोस्तों, उसकी सफलता के लिए कौन सा अधिक महत्वपूर्ण है, ये पूछा जा रहा है प्रश्न। तो ऑप्शन क है कि शिक्षित जनता, धर्मनिरपेक्षता, ग राष्ट्रीय एवं भावात्मक एकता, घ गरीबी उन्मूलन। तो दोस्तों देखिए, किसी भी लोकतंत्र के लिए वहां के लोगों को शिक्षित होना सबसे बड़ा जरूरी है, ठीक है ना। शिक्षित होना बहुत जरूरी है। तो ये ऑप्शन क जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। धर्मनिरपेक्षता की तो बात ही नहीं उठती है, इन सब चीजों से लोकतंत्र की मजबूती कभी नहीं हो सकती है। गरीबी उन्मूलन तो एक अभियान है जो कि ये गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को ये जो योजनाएं से उन लोगों को लाभान्वित किया जाता है ना, उन सब चीजों के लिए गरीबी उन्मूलन अभियान चलाया जाता है। तो ये सब चीज जो है लोकतंत्र के लिए कोई जरूरी नहीं है, ठीक है ना। लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ी जरूरी चीज है कि शिक्षा, एजुकेशन। तो शिक्षित जनता जब तक नहीं रहेगी तब तक लोकतंत्र सफल नहीं होगा, ठीक है ना। और भारतीय लोकतंत्र के लिए यही सबसे महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 18 नंबर है कि आप वर्ग कक्ष में प्रमाण तंत्र का अभ्यास किस प्रकार करेंगे। ये प्रमाण तंत्र की बात की जा रही है दोस्तों। ऑप्शन है विद्यार्थियों को समान अवसर प्रदान करके, विद्यार्थियों को शैक्षिक रुचि में स्वतंत्रता प्रदान करके, सुविधा वंचित समूहों के लिए विशेष कार्यक्रम प्रदान करके, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर प्रमाण तंत्र की बात की जा रही है कि वर्ग कक्ष में प्रमाण तंत्र का अभ्यास किस प्रकार करेंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर जो हो जाएगा आपको घ, यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएगा। यानी कि विद्यार्थियों को समान अवसर प्रदान करके, ये प्रदान है, ठीक है ना, प्रदान नहीं प्रदान करके, बिल्कुल सही है। विद्यार्थियों को शैक्षिक रुचि में स्वतंत्रता, उनको भाई जो रुचि लगता है, जिस तरह से पढ़ना चाहते हैं उस चीजों को ध्यान में रखा जाता है, ये भी सही है। सुविधा वंचित समूहों को विशेष कार्यक्रम प्रदान करके, यानी कि जो वंचित समूह के जो बच्चे हैं उनको विशेष कार्यक्रम के द्वारा उनको सुविधा प्राप्त प्रदान करके उन लोगों को भी एक मुख्य धारा में जोड़ना, ये सारी चीजें जो है वर्ग कक्ष में प्रमाण तंत्र का अभ्यास इस प्रकार किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 19 नंबर है कि समाज में परिवर्तन को प्रभावित करने वाला सबसे प्रभावकारी एजेंट क्या है। समाज में जो परिवर्तन की बात अगर की जाए तो सबसे प्रभावकारी एजेंट क्या है। ऑप्शन है आप लोग के पास टेलीविजन, धर्म, भाषा और शिक्षा। इन चारों में से कौन सा प्रभावकारी एजेंट हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए, इसमें से टेलीविजन भी तो प्रभाव डालता है, लेकिन सबसे प्रभावित करने वाली बात हो जाएगी टेलीविजन से। तो हम लोग सूचनाएं हम लोग लेते हैं, ठीक है ना, कि क्या क्या चारों तरफ हम लोग के हो रहा है, देश विदेश में चाहे अपने देश में। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है फिर यहाँ पर शिक्षा आ जाती है, ठीक है ना, कि समाज में अगर परिवर्तन लाना है तो बिना शिक्षा का कोई भी चीज जो है सभी एजेंडा फेल हो जाएगा। अगर समाज में परिवर्तन लाना है तो सबसे प्रभावकारी कार्य जो है ये शिक्षा है, ठीक है ना। और अपने देश की अगर शिक्षा की बात की जाए तो केरल जो राज्य है दोस्तों, केरल राज्य में साक्षरता दर सबसे ज्यादा है। जितने भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं उसमें सबसे ज्यादा जो है ये केरल का, आप लोगों का ये क्या है, केरल जो है सबसे साक्षर राज्य है राज्यों की श्रेणी में, ठीक है। इन चीजों को ध्यान रखिएगा। यहाँ पर महिला साक्षरता भी बहुत ज्यादा है और आप लोग की पुरुष साक्षरता भी बहुत ज्यादा है।
और साक्षरता में अगर बात की जाए 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की, तो ये सबसे कम जो है बिहार राज्य की जो है साक्षरता दर है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। आप लोगों के लिए 20 प्रश्न नंबर है, आज का 20वां नंबर प्रश्न है कि मानव समाज का मूलभूत एकक कौन सा है। मानव समाज का मूलभूत एकक कौन सा है? ऑप्शन है व्यक्ति, परिवार, सामाजिक समूह, जनजातीय समूह। ये चार ऑप्शन आप लोगों के पास है, इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? तो मानव समाज का मूलभूत एकक जो होता है दोस्तों, वो होता है परिवार। ठीक है ना, वो होता है परिवार। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग इन सभी प्रश्नों का उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में मेरे साथ साथ देते चल रहे हैं। ठीक है, आप लोग एकदम बिल्कुल साथ साथ बने रहिए, और आप लोग की संपूर्ण तैयारी जो है इसके ग्लोबल क्लासेस पर आप लोग की जाएगी। तो दोस्तों इतना महत्वपूर्ण आप लोग के लिए वीडियो लगातार मिलेगा, और लगातार आप लोग को परीक्षाएं जब तक आयोजित न हो तब तक लगातार आप लोग के स्टेट से संबंधित वीडियो आप लोग को मिलता रहेगा। तो आप लोग इस चैनल का परिवार अभी नहीं बने हैं, यानी कि चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने में दोस्तों आप कमी मत कीजिए, और मेरे मोटिवेशन को बढ़ाए रखिए, क्योंकि आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जो करते हैं इससे मोटिवेशन जो है इन्हीं सब चीजों से बना रहता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न 21 है कि भारत में कौन सामाजिक परिवर्तन में बाधक है। भारत में सामाजिक परिवर्तन में ऑप्शन है जातीयता, ख जाति, ग वर्ग, ये सभी। तो इनमें सामाजिक परिवर्तन में कौन सा बाधक है अगर बात की जाए, तो दोस्तों जातीयता जो है ये बिल्कुल सामाजिक परिवर्तन में बाधक है। जाति भी है, वर्ग भी है। तो जो हम लोग के समाज में ये जाति धर्म ये सब इन चीजों को बंटवारा जो कर दिया गया है, तो सामाजिक परिवर्तन में सबसे बड़ी बाधक जो दोस्तों यही है। तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर घ जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि ये सभी चीजें जो है सामाजिक परिवर्तन में बाधक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 22 देख लीजिए कि जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? ऑप्शन है 1990, 1994, 1998, 1996। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन इस प्रश्न के लिए सही हो जाएगा? तो दोस्तों जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की अगर बात की जाए, तो यह जो स्टार्ट हुआ था आप लोगों को, ये 1994 में हुआ था। ठीक है ना, ये 1994 में जो है ये इसको शुरुआत किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की। नेक्स्ट प्रश्न 23 नंबर है आज के लिए कि अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान कौन सा चीज है। ऑप्शन है उसकी नौकरी, उसकी गरिमा, छात्रों का विश्वास, उसकी शिक्षण के प्रति आस्था। तो इसमें सबसे मूल्यवान क्या है एक शिक्षक के लिए? दोस्तों कोई भी अध्यापक या शिक्षक है उसके लिए सबसे मूल्यवान चीज है उसके शिक्षण के प्रति आस्था क्या है, यानी कि वो कितना अपने कार्य के प्रति जो है 100% अपना जो है कंट्रीब्यूट कर रहा है। एक शिक्षक जो है अपने शिक्षार्थियों के लिए बहुत ही जरूरी वो लोग महत्व रखते हैं, आप लोग के लिए कह लीजिए। ठीक है ना, तो अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान चीज यही है उसके शिक्षण के प्रति आस्था जो है, ये इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 24 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता किशोरावस्था की नहीं है। इनमें से कौन सी विशेषता किशोरावस्था की नहीं है दोस्तों? ऑप्शन है तेज शारीरिक विकास, स्पष्ट तथा अस्थायी आत्म प्रत्यय, ग प्राकृतिक विपरीत लिंग में अधिक रुचि, घ अधिक संवेदनशील। इन चार ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन जो है ये किशोरावस्था की विशेषता नहीं है, आप लोग को बताना है। तो किशोरावस्था की अगर विशेषता की बात की जाए, तो ये नहीं जो है यही है कि स्पष्ट तथा अस्थायी आत्म प्रत्यय जो है ये किशोरावस्था की ये विशेषता नहीं है। ठीक है ना, तेज शारीरिक विकास, प्राकृतिक विपरीत लिंग में अधिक रुचि, अधिक संवेदनशील, ये जो है सभी जो है किशोरावस्था की विशेषता है। ठीक है ना, ये ख जो ऑप्शन है ये इस प्रश्न का ये सही जवाब हो जाएगा, जो कि किशोरावस्था की विशेषता नहीं है, प्रश्न में पूछा गया है उसके लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 25 है कि ईड, अहम एवं para अहम किसके सिद्धांत से संबंधित है। किसके सिद्धांत से ये संबंधी है दोस्तों? तो आप लोग बताइए, ऑप्शन है आप लोग के पास फ्रायड, पियाजे, कोहलवर, एरिक्सन। इन चार ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आप लोग को फ्रायड जो हो जाएगा, इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। फ्रायड जो हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न 26 है कि मानसिक आरोग्यता का अर्थ है। मानसिक आरोग्यता का क्या अर्थ है दोस्तों? ऑप्शन है आप लोग के पास मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोज करना,
मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के उपाय, मानसिक असंतुलन को रोकना, उपयुक्त सभी। तो मानसिक आरोग्यता यानी कि कोई भी रोग न हो, आरोग्यता की जो बात की जा रही है यहाँ पर, तो ये ऑप्शन घ जो है बिल्कुल सही जवाब है। यानी कि मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोज करना भी सही है, ठीक है ना, उसका अर्थ हो जाएगा मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के उपाय भी, ये भी सही हो जाएगा। मानसिक असंतुलन को रोकना यानी कि संतुलन भाई बनाए रखना है, असंतुलित नहीं होना है। तो इन चीजों में से इसलिए उपयुक्त सभी जो हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 27 है कि निम्नलिखित में से कौन मानसिक स्वास्थ्य की विशेषता नहीं है। ये यहाँ पर विशेषता नहीं है पूछ दिया गया है। ऑप्शन है आप लोग के पास संतुलित एकीकृत एवं समन्वित विकास, वास्तविकता की स्वीकृति, ख से ग सेखी भगाना, घ नियमित दिनचर्या। तो मानसिक स्वास्थ्य की विशेषता दोस्तों ये थोड़े हो जाएगा, आप लोग प्रश्न को देखते ही आप लोग इसका आंसर लगा दिए होंगे, ठीक है ना। ये ऑप्शन जो है इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि सेखी बाघारना जो होता है ये कोई मानसिक स्वास्थ्य की विशेषता नहीं होती है, ये ओवर कॉन्फिडेंस वाला बात हो गया, है ना। ये मानसिक अस्वस्थ व मानसिक स्वास्थ्य का विशेषता नहीं हो सकता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न 28 है कि प्रभावी शिक्षण प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक है। प्रभावी शिक्षण प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या हो जाएगा दोस्तों? शिक्षक का अनुशासन ऑप्शन 1 है। ख शिक्षक को विषय वस्तु का ज्ञान, ग शिक्षक छात्रवार्ता, समय पर पाठ्यक्रम को पूरा करना। तो प्रभावी शिक्षण प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या हो जाएगा दोस्त? तो इस प्रश्न का उत्तर जो हो जाएगा, इसमें सबसे महत्वपूर्ण कारक जो है शिक्षक और छात्र के बीच में ये वार्ता होनी चाहिए, ठीक है ना। शिक्षक छात्र के बीच में जो वार्ता है ये होनी चाहिए, ये सबसे महत्वपूर्ण कारक है प्रभावी शिक्षण का। तो ये ग जो हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 29 है कि शिक्षकों का मुख्य दायित्व है कि, शिक्षकों का क्या मुख्य दायित्व होता है भाई? ये 4 ऑप्शन आप लोग के पास दिए गए हैं। तैयार पाठ योजना के अनुसार पढ़ाएं, यथासंभव गतिविधि का प्रयोग करें, कड़े अनुशासन का पालन करें, छात्रों को सीखने की विभिन्न शैली के अनुसार उसे सीखने का अवसर दें, ठीक है ना। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग को ये ऑप्शन पढ़ते ही आप लोग को तुरंत पता लग जाएगा। इस प्रश्न का जो उत्तर है ये घ हो जाएगा। यानी कि शिक्षकों का मुख्य यही दायित्व है कि वो छात्रों को सीखने के लिए विभिन्न शैली के अनुसार उसे सीखने का अवसर दे। यानी कि इस प्रश्न का घ जो हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न नंबर 30 है कि व्यक्तिगत व्यक्तिगत के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। व्यक्ति के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है ना। कौन सा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ऑप्शन दोस्तों? अनुवांशिक, वातावरण, अनुवांशिक एवं वातावरण, परीक्षा। तो दोस्तों व्यक्ति के विकास में महत्वपूर्ण जो भूमिका निभाता है यह जो ऑप्शन हो जाएगा ये अनुवांशिक एवं वातावरण जो हो जाएगा ये व्यक्तिगत के विकास में या व्यक्ति व्यक्ति के विकास में कह लीजिए या व्यक्ति के विकास के महत्वपूर्ण भूमिका में ये अनुसार अनुवांशिकी एवं वातावरण का महत्वपूर्ण जो है योगदान रहता है दोस्तों। तो ऑप्शन ग जो हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 31 है कि एक शिक्षक ने समिति के प्रधान को चेयरमैन के बदले चेयरपर्सन के रूप में संबोधित किया। यह निर्धारक है। क्या निर्धारक है दोस्तों? उन्हें भाषा की अच्छी समझ है, उसे जेंडर फ्री भाषा का प्रयोग किया है, वह जेंडर बॉस है, मान्य शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो दोस्तों ये ऑप्शन ख जो हो जाएगा इसके लिए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। उसे जेंडर फ्री भाषा का प्रयोग किया है। चेयरपर्सन मतलब चेयरमैन, ठीक है ना। तो चेयरमैन में महिला है कि पुरुष है, इन चीजों को जेंडर फ्री भाषा कर दिया, उसमें कोई जेंडर की आप लोगों को वहां पर स्पेसिफाई नहीं किया गया है, तो वो जेंडर फ्री भाषा का प्रयोग उनके द्वारा किया गया। शिक्षक ने समिति के प्रधान के रूप में जो चेयरमैन को चेयरपर्सन के रूप में संबोधित किया, ठीक है, जेंडर फ्री भाषा को उन्होंने प्रयोग किया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 32 नंबर प्रश्न है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराना चाहिए। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराना चाहिए। ऑप्शन है विशेष विद्यालय में, ख विशेष विद्यालय के विशेष शिक्षक द्वारा, ग सभी सामान्य बच्चों के साथ, घ विशेष बच्चों के लिए विशेष विद्यालयों की शिक्षण विधि का विकास। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन बहुत सही हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो दोस्तों देखिए विशेष आवश्यकता वाले भी बच्चे जो होते हैं
उनको समान सभी समान बच्चों के साथ ही उनको शिक्षा उपलब्ध कराना चाहिए। ऐसे करने से उन लोग का जो है मानसिक शारीरिक सभी विकास जो है बढ़िया से होगा। उनमें हीनता की कोई भावना नहीं आएगी, ठीक है ना? इसलिए इन चीजों को बहुत काफी ध्यान दिया जाता है। सभी सामान्य बच्चों के साथ भी विशेष आवश्यकता बच्चे वालों को भी पढ़ाया जाए तो उनका समग्र विकास होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 33 नंबर है कि इनमें से कौन वर्ग कक्ष में गतिविधि के लिए आवश्यक नहीं है? तो यहाँ पर वर्ग कक्ष में गतिविधि के लिए कौन सा आवश्यक नहीं है दोस्तों? ऑप्शन है खेल खेलना, प्रयोग, कहानी लिखना, व्याख्यान। इसमें से कौन सा आवश्यक नहीं है ये वर्ग कक्ष में? तो दोस्तों ये व्याख्यान जो है ये गतिविधि में आवश्यक नहीं है, ठीक है ना? ये व्याख्यान जो है ये गतिविधि में आवश्यक नहीं है, ठीक है? बाकी ये तीनों जो है ये आवश्यक है वर्ग कक्ष में गतिविधि के लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 34 नंबर है कि अच्छा शैक्षिक कार्यक्रम वह जो निम्नांकित के अनुसार हो। अच्छा शैक्षिक कार्यक्रम वह जो निम्नांकित के अनुसार हो। ऑप्शन है बच्चों की जरूरत, ख है बच्चों की क्षमता या योग्यता, ग बच्चों की रुचि, घ उपयुक्त सभी। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन इसके लिए सही हो जाएगा? तो दोस्तों ये ऑप्शन घ जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अच्छा शैक्षिक कार्यक्रम वो है जो बच्चों की जरूरत के अनुसार हो, बच्चों की क्षमता या योग्यता के अनुसार हो, बच्चों की रुचि के अनुसार हो। तो इन चीजों को काफी ध्यान दिया जाता है अच्छा शैक्षिक कार्यक्रम के लिए, इन चीजों का होना बहुत जरूरी है। तो आप लोगों को आज महत्वपूर्ण 34 प्रश्नों को मैं बता दिया हूं, यानी कि 34 प्रश्नों को। चलिए आज का लास्ट प्रश्न देखेंगे जो कि आप लोगों का आज के लिए ये होमवर्क प्रश्न होने वाला है, ठीक है ना? ये आप लोग के लिए होमवर्क प्रश्न होने वाला है जिसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। ये कमेंट बॉक्स में आप लोग को जवाब करना है इसका। प्रश्न है आप लोगों को कि जो आपकी सही आलोचना करता है, काफी महत्वपूर्ण काफी इंटरेस्टिंग प्रश्न है दोस्तों। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आम जीवन में इसका इससे सीख लेना चाहिए कि जो आपकी सही आलोचना करता है उसके साथ आपका व्यवहार कैसा अपेक्षित होना चाहिए। तो बहुत आज के डेट में तो खैर छोड़िए उन बातों को। ऑप्शन को देखिए आप लोग। ऑप्शन है एक मित्र के रूप में, ख एक मूर्ख के रूप में, एक आलोचक के रूप में, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न है आप लोग को कि जो आपकी सही आलोचना करता है उसके साथ आपका व्यवहार कैसा अपेक्षित होना चाहिए। तो इन चार ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिए। और दोस्तों आपके लिए महत्वपूर्ण क्लासेस जो एसटीईटी 2024 के लिए शुरुआत हो गई है ये लगातार हमारे चैनल पर चलते रहेगी। और अभी तक अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इतने महत्वपूर्ण प्रश्नों को और इतने शानदार तरीके से और लगातार आप लोगों को जो है हमारे चैनल पर आप लोगों को क्लासेस लगातार मिलते रहेगी। तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब करने में दोस्तों कुछ जाता नहीं है। तो आप लोग इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज के लिए मैं आप लोगों से आज्ञा लेना चाहूंगा। एक और महत्वपूर्ण नेक्स्ट क्लास में लेकर एक और विषय को लेकर एक और आप लोग के लिए महत्वपूर्ण जानकारी लेकर मैं आप लोग के समक्ष उपस्थित हूंगा। तब तक के लिए मैं आप लोगों से आज्ञा लेना चाहूंगा। जय हिंद दोस्तों।